Hello and good morning, students. Welcome to our online session. Students, today we are going to discuss fourth part of the chapter 16, that is Rural Development and Employment Guarantee Scheme. Students, let's recall the first what we read till now. We have read objectives and need of the National Rural Employment Guarantee Scheme, and we also read about the characteristics of National Rural Employment Guarantee Scheme. So students, today we will move further with the fourth part of this chapter with its continuation. So students, yesterday we have done till here. Today we are going to start from here. So students, it means that we are going to start the 16.4. 16.4 main features of the implementation of the scheme. So students, आज हम 16.4 से start करेंगे. That the topic is main features of the implementation of the scheme. It means कि जो National Rural Employment Guarantee Scheme जो थी उसके उसको implement करने के main features क्या थे. So students, let's begin. So the first point we will read the procedure to procure work. It means the first point we will read about the procedure of getting work. Means कि काम को पाने का जो भी work है उसको प्राप्त करने का जो procedure है उसे हम read करेंगे. Okay, so let's begin. All adult members of the families living in the rural areas notified by the central government are eligible to get benefit of this scheme. So students, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड रूरल एरियाज में रहने वाले रूरल फैमिलीज के एडल्ट मेंबर्स. अब एडल्ट मेंबर्स मींस जो 18 साल के हो या 18 साल से ऊपर की एज के हो, अबव की एज के हो, वो आ जाएंगे एडल्ट मेंबर्स में. इस स्कीम में बेनिफिट होने के लिए एलिजिबल है. ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड रूरल एरियाज में रहने वाले रूरल फैमिलीज के एडल्ट मेंबर्स, जो भी सारे एडल्ट मेंबर्स हैं इस स्कीम में बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हैं. ओके, अंडर द स्कीम अ फैमिली शैल बी एलिजिबल टू गेट वर्क फॉर 100 days इन अ वन फाइनेंशियल ईयर. सो स्टूडेंट्स, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है. ओके, तो इस स्कीम में क्या है कि जो भी फैमिली होगी वो 100 डेज का, 100 दिन का, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट को हासिल करने के लिए एलिजिबल होगी. ओके, एक फाइनेंशियल ईयर में. इट मीन्स कि इस स्कीम में क्या प्रोविजन है कि एक फैमिली जो होगी वो 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एलिजिबल होगी. ओके, वन फैमिली. अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी according to the availability of works employment, the 100 days work may be divided among all the adult workers of a family. It means कि एम्प्लॉयमेंट की या वर्क की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट है वो एक फैमिली के एडल्ट मेंबर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है, जैसे सपोज करो किसी फैमिली में 4 मेंबर्स एडल्ट, ठीक है, तो उन चार लोगों में, उन 4 मेंबर्स में 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट को डिवाइड कर दिया जाएगा. अगर एक ही है तो एक ही को मिल जाएगा, अदरवाइज वो 4 होंगे तो उन चारों में डिवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है, this all the adult members of a registered family who apply for employment shall be eligible to get employment up to a period of 100 days. सो स्टूडेंट्स की इसलिए जो भी एडल्ट मेंबर्स हैं, ठीक है, जो भी एडल्ट मेंबर्स हैं रजिस्टर्ड फैमिली के, अगर वो वर्क के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, वर्क के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं तो उन्हें 100 डेज के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट, वो लोग 100 डेज के अंदर एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए एलिजिबल होंगे. ओके, फॉर ऑब्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट इट इज नेसेसरी दैट, अब एम्प्लॉयमेंट को ऑब्टेन करने के लिए ये क्या क्या जरूरी बातें हैं वो हम रीड करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट, द फैमिली शुड बी लोकल रेसिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत. ठीक है, जो फैमिली जो अप्लाई करती है वो ग्राम पंचायत की लोकल रेसिडेंट होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द फैमिली शुड बी लोकल रेसिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत. जो फैमिली होगी वो लोकल रेसिडेंट होनी चाहिए ग्राम पंचायत की. सेकंड पॉइंट है द फैमिली शुड बी रजिस्टर्ड इन द लोकल ग्राम पंचायत. जो फैमिली है जो अप्लाई कर रही है वो लोकल ग्राम पंचायत में रजिस्टर्ड होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट है नाउ द फैमिली शुड ऑब्टेन अ जॉब कार्ड फ्रॉम द ग्राम पंचायत. ठीक है, जो फैमिली होगी उसे ग्राम पंचायत से जॉब कार्ड को ऑब्टेन करना पड़ेगा. ठीक है, तो ग्राम पंचायत की तरफ से एक जॉब कार्ड दिया जाएगा. ठीक है, फोर्थ है हमारा द फैमिली शुड अप्लाई फॉर वर्क एज अनस्किल्ड वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब कार्ड. ठीक है,
तो जो भी फैमिली अनस्किल्ड वर्कर के लिए अगर वर्कर के रूप में अगर वो अप्लाई करती है तो उसे जॉब कार्ड के बेस पर ही करेगी। ठीक है, जो फैमिली होगी जो भी अनस्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई कर रही है उसे जॉब कार्ड होना कंपल्सरीली होगा, मतलब उसी के बेसिस पर उसे काम दिया जाएगा। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज फैमिली शुड बी रेडी टू वर्क एज अनस्किल्ड लेबरर, और जो फैमिली अप्लाई कर रही है वो अनस्किल्ड लेबरर की तरह काम करने के लिए रेडी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये जो पिक्चर है ये आपको जॉब कार्ड की पिक्चर दी गई है यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन, क्योंकि ये जो स्कीम है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई है, इसलिए जॉब कार्ड जो है आपको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिखाया गया है यहाँ पे, बिकॉज दिस स्कीम इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। ओके, तो ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा है, ये जॉब कार्ड है। ठीक है, और हमने देखा था 2005 के अंडर में ये थी स्टार्ट, बाद में इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया था। ठीक है, जिसका नाम कर दिया गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही चैप्टर के फर्स्ट पेज में पढ़ा था जो 2 अक्टूबर 2010 से हो गया था। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है इस तरीके से, ये जॉब कार्ड है। ओके, सो ऑल द एडल्ट मेंबर्स ऑफ अ रजिस्टर्ड फैमिली ऑफ द ग्राम पंचायत to whom job cards have been issued will be eligible to apply for unskilled work. So students, ग्राम पंचायत के द्वारा रजिस्टर्ड प्रत्येक परिवार, प्रत्येक फैमिली जिसके नाम से जॉब कार्ड इश्यू किया गया है, उसका एडल्ट मेंबर, उसका जो भी एडल्ट मेंबर है, जो भी उसके एडल्ट मेंबर्स हैं, अनस्किल्ड लेबर वर्क करने के लिए, अप्लाई करने के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जॉब कार्ड। तो जॉब कार्ड के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जॉब कार्ड क्या होता है, किस तरीके का होता है, हम सब इसकी जो डिटेल है हम रीड करेंगे। अ जॉब कार्ड इज इशूड टू रजिस्टर्ड फैमिली in which all the information relating to the family is given. ओके, तो जॉब कार्ड जो है एक रजिस्टर्ड फैमिलीज को इशू किया जाता है। ठीक है, जिसमें उस फैमिली की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो दी जाती है। The job card is valid for 5 years from the date of issue and is renewed by the gram panchayat within 1 month from the date of expiry. जॉब कार्ड जो है वो 5 सालों के लिए वैलिड होता है उसके इशुइंग डेट से, मतलब जिस दिन इश्यू कर दिया उसके बाद ये 5 साल तक के लिए वैलिड रहता है, और इसे उसके बाद ग्राम पंचायत के द्वारा रिन्यू कराया जाता है, मतलब रिन्यू कराया जाता है। ठीक है, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। ठीक है, 1 महीने के अंदर, एक्सपायरी की डेट के 1 महीने के अंदर उसको रिन्यू कराया जा सकता है। तो जॉब कार्ड जो होता है उन सारी रजिस्टर्ड फैमिलीज को दिया जाता है। ठीक है, जिसमें उसकी सारी फैमिली की इंफॉर्मेशन दी जाती है। जॉब कार्ड 5 सालों के लिए वैलिड होता है और एक्सपायरी की डेट में उसको 1 महीने के अंदर ग्राम पंचायत के द्वारा रिन्यू कराया जाता है। सेकंड है हमारा, द जॉब कार्ड इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ द बीपीएल सर्वे। जो जॉब कार्ड है वो बीपीएल सर्वे के बेसिस पे इशू किया जाता है। द ग्राम पंचायत इज कॉम्पिटेंट टू मेक एनी चेंज इन द जॉब कार्ड, और ग्राम पंचायत जो है वो जॉब कार्ड में किसी भी तरह का चेंजेस करने के लिए अधिकृत होती है, वो कोई भी तरह का चेंजेस अगर करना चाहे तो उसमें कर सकती है। नाउ नेक्स्ट इज, इफ द कार्ड इज लॉस्ट और म्यूटिलेटेड, ओके, अ न्यू कार्ड कैन बी ऑब्टेन ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। अगर सपोज कार्ड खो जाता है, जॉब कार्ड या खराब हो जाता है, तो एक नया कार्ड जो होता है उसको प्रिस्क्राइब्ड फीस पेमेंट कर कर उसे ऑब्टेन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, इट इज ऑल अबाउट द जॉब कार्ड। नाउ द सेकंड इज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड ऑन द वर्क साइट। तो इस योजना में, इस स्कीम में कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो वर्क साइट्स पर प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, so certain basic facilities are to be provided to the workers at the sites of works started under the employment guarantee scheme like। तो कुछ बेसिक फैसिलिटीज जो है, कुछ बेसिक फैसिलिटीज जो है वो वर्कर्स को प्रोवाइड की जाती है, प्रोवाइड की जानी जरूरी भी होती है। ठीक है, एट द साइट्स जहां पर वो काम करते हैं। ठीक है, जो भी वो काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंडर में। तो कुछ कुछ इस तरह की फैसिलिटीज है। द फर्स्ट इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड शेल्टर फॉर रेस्ट। सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाता है, रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, आराम वगैरह करने के लिए। ठीक है, सेकंड है फर्स्ट एड फैसिलिटीज एंड मेडिसिन इन केस ऑफ इंजरी, एक्सीडेंट एंड सिकनेस। फर्स्ट एड फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, मेडिसिन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है इंजरी, एक्सीडेंट और सिकनेस की कंडीशन में, चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए किसी तरह का या सिकनेस हो। नेक्स्ट है, if there are 5 or more children below 6 years of age with a working woman, a separate woman worker shall be entrusted the job of looking after such children। यदि अगर कामकाजी महिलाएं जो काम करती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं वहां पर साइट्स पर, अगर उनके 5 या उससे ज्यादा बच्चे होते हैं 6 साल की एज के नीचे, तो उनको एक सेपरेट वुमेन जो है वो अलाउड की जाती है। एक सेपरेट वुमेन की जॉब का प्रावधान है इसमें, प्रोविजन है जो उनके बच्चों की देखभाल कर सके।
ठीक है। तो एक अलग से एक वुमेन जो है सेपरेट वर्कर वुमेन वर्कर रखी जाती है जो उनकी बच्चों की देखभाल करे। नेक्स्ट, इफ अ वर्कर इज इंजर्ड ड्यूरिंग द वर्क, necessary facilities of treatment, and in case of physical disability or death during the work, compensation is also given। अगर किसी मजदूर की, अगर किसी वर्कर की, ठीक है, अगर कोई वर्कर काम करने के ड्यूरेशन में इंजर्ड हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। अगर फिजिकल डिसेबिलिटी हो या डेथ हो जाए तो ऐसी कंडीशन में कंपनसेशन का भी प्रोविजन जो है वो इस स्कीम में किया जाता है। उसको एक कंपनसेशन जो एक मुआवजा है वो दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से कुछ फैसिलिटीज जो है वो वर्क साइट्स में प्रोवाइड की जाती हैं। Now, the next point we are going to discuss about that is unemployment allowance। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को हम बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं। अभी क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस? जब तक किसी को, सपोज किसी एडल्ट मेंबर को अगर जॉब नहीं मिल पाई अभी तक, तो उसको तब तक के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। ओके, सो इसके लिए हम फर्स्ट पॉइंट रीड करेंगे। इफ अ पर्सन does not get work within 15 days from the date of application, he and she is entitled to unemployment allowance। अगर कोई पर्सन जिसे 15 दिनों के अंदर, मतलब उसने आवेदन किया, उसने अप्लाई किया जॉब के लिए, और उसको अगर 15 दिनों के अंदर अगर उसको इसमें जॉब नहीं मिली इस स्कीम के अंदर, तो उसको तब तक के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। बट द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड द मिनिमम वेजेस ऑलरेडी पेड टू दैट फैमिली विल नॉट एक्सीड एन अमाउंट विच इज इक्वल टू 100 डेज मिनिमम वेजेस। एक परिवार को मिनिमम रेट पर दी गई मजदूरी तथा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के रूप में दी गई राशि, जो भी राशि होती है, जो भी मनी होती है, दोनों का टोटल 100 डेज की मिनिमम वेजेस से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर वर्क does not do entrusted work and does not present him or herself on the work within 15 days। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने जॉब के लिए अप्लाई किया, वर्क के लिए अप्लाई किया, और वो काम नहीं करता जो उसको दिया जाता है, ठीक है, और वो अपने आप को 15 दिन तक या एक सप्ताह या 15 वीक तक अपने आप को एब्सेंट रखता है, ठीक है, 15 डेज एंड रिमेन्स एब्सेंट फॉर अ वीक और मोर देन वीक इन अ मंथ विदाउट द परमिशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। मतलब किसी व्यक्ति ने अगर जॉब के लिए, काम के लिए अप्लाई किया और वो काम नहीं करता और 15 दिनों तक अपने आप को एब्सेंट रखता है, प्रेजेंट नहीं होता वहां पर काम के लिए, एक वीक या एक महीने के अंदर, ठीक है, बिना इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की परमिशन के अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, तो सच पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो ऐसे पर्सन 3 महीनों तक के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की मांग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे पर्सन को 3 मंथ्स तक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो नहीं दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। Now students, next point is role of Gram Panchayat, Janpad, District and State level institution। अब इन सारे institutions का क्या रोल रहता है एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में? ग्राम पंचायत रोल इज इम्पोर्टेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो रोल होता है इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द ग्राम पंचायत हैज टू परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। ग्राम पंचायत को बहुत कुछ फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं जो इस प्रकार है। द फर्स्ट इज registration of families of the village and to give job cards to families whose name have been registered। ठीक है, तो विलेजेस में जो भी फैमिली है उनको रजिस्ट्रेशन देना, उनका रजिस्टर करना और उनको जॉब कार्ड्स प्रोवाइड करना। जिनके नेम्स, जिन फैमिलीज के नेम रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको जॉब कार्ड देना। सेकंड है टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड गिव देम इंफॉर्मेशन एज टू वेयर द वर्क विल बी मेड अवेलेबल। ठीक है, लोगों से एम्प्लॉयमेंट के लिए एप्लीकेशन को रिसीव करना, एक्सेप्ट करना और उन्हें वो सारी इंफॉर्मेशन देना जहां पर उनको काम अवेलेबल करवाया जाएगा, कि उनको कहां पर काम दिया जाएगा, ऐसी सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर प्रपोजल फॉर वर्क्स एज पर द डिसीजन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा के डिसीजंस के अकॉर्डिंग प्रपोजल प्रिपेयर करना, काम के लिए जो भी प्रपोजल है उसे प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है टू गेट द एस्टिमेट ऑफ द प्रपोज्ड वर्क प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ सब इंजीनियर। ठीक है, जो काम होना है उस काम का पूरा एस्टिमेशन सब इंजीनियर द्वारा तैयार करवाना। नेक्स्ट है टू इंडिकेट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, मटेरियल एंड अदर हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन द प्रपोजल। निर्माण कार्य के एस्टिमेशन में लेबर हो गया, मटेरियल हो गया और जो भी सारे एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस होते हैं उनको सारा इंडिकेट करना, उनका उल्लेख करना। ओके, so students, now the next is to start works
approved by the program officer or chief executive officer of the जनपद पंचायत. It means कि जो प्रोग्राम ऑफिसर हो गए या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए जनपद पंचायत की, उनकी मंजूरी के बाद काम को स्टार्ट करना. नेक्स्ट पॉइंट है टू सुपरवाइज द वर्क्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द पंचायत एरिया. तो जो भी पंचायत एरिया में, जो भी अपने एरिया में काम स्टार्ट हो रहा है या काम चल रहा है, उस पर सुपरवाइज करना. ओके, नाउ द जनपद पंचायत, जनपद एंड जिला पंचायत प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. तो जनपद और जो जिला पंचायत होती हैं वो स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती हैं. दीज पंचायत प्ले अ रोल इन द सुपरविजन ऑफ द वर्क्स. और ये पंचायत जो होती हैं, ठीक है, ये वर्क को सुपरवाइज करती है, उनके वर्क को सुपरवाइज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती हैं. द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू द स्कीम एंड फॉर्मुलेटेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड गेट्स द इवैल्यूएशन ऑफ द वर्क डन. The collector also makes arrangement for redressal of complaints relating to the works being implemented in the district. तो डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर है उनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट में बनने वाली योजना को, स्कीम को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इश्यू करते हैं और किए जाने वाले कामों के इवैल्यूएशन और शिकायतों के निपटारे की भी व्यवस्था करते हैं. तो ये सारी किसकी जो शिकायतों का निपटारा कौन करते हैं? कलेक्टर्स करते हैं. ओके, नाउ एट द स्टेट लेवल a body with State Employment Guarantee Council has been constituted to supervise and advise the state government regarding the implementation of scheme. It means कि state level पे एक body जो है, जैसे State Employment Guarantee Council, इसे बनाया गया है, constitute किया गया है, form किया गया है, ठीक है, स्कीम से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करने, सुपरवाइज, एडवाइस, स्टेट गवर्नमेंट को सुपरवाइज और एडवाइस करने के लिए, ताकि स्कीम में क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है उसके लिए स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है. इट ऑल्सो डज लिजनिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल, ठीक है, और ये सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल के साथ मेलजोल रखती है. ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन द स्टेट हैज बीन एंट्रस्टेड टू द पंचायत एंड द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी है, ठीक है, स्टेट में, वो किसको दी गई है? पंचायत एवं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दी गई है. फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम दिस डिपार्टमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एमपी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल. और इस स्कीम के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस डिपार्टमेंट ने एमपी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया है. ठीक है, ये बहुत, and it is a powerful body and its decision are final with the regard to implementation of the scheme. It means students की जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए स्कीम को इस डिपार्टमेंट ने एमपी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया है और एक पावरफुल बॉडी है. इसके जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनल होते हैं. स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित इसके सारे डिसीजंस फाइनलाइज होते हैं और इसी को माना जाता है. तो इस तरीके से जो है आपकी ग्राम पंचायत, जनपद, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस का रोल रहता है. सो it was all about the main features of the implementation of the scheme. Okay students, thank you.